अगर मैं बच्चे ये बोलूं, सिंपली मास बोलूं, और मैं उसके बाद बोल दूं पॉइंट मास, तो आपको पता है ये जो एडजेक्टिव मैंने लगाया, पॉइंट मास मतलब ऐसा मास जिसका साइज नेग्लिजिबल हो। अच्छा, मैंने बोला पॉइंट चार्ज, तो चार्ज तो भाई मुझे नहीं पता, पर अगर मैं आगे ऐसे लिख दूं पॉइंट चार्ज, तो सबको क्लियर है पॉइंट चार्ज ऐसा होगा जिसका अपना लीनियर डायमेंशन नेग्लिजिबल हो। ओके। अब अगर मैं डायपोल लिखता हूं, तो कल वाली बात से अगर शुरू करें तो सबको पता है डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, पेयर ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सर आप डायपोल दिखाएंगे, तो एक ऐसे माइनस क्यू दिखा दिया और एक आपने यहाँ पे प्लस क्यू दिखा दिया। क्या इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगी? लेट से डिस्टेंस दिया आगे। अब अगर मैं पॉइंट डायपोल बोल देता हूं, जो कि एनसीईआरटी फॉलो करता है, अगर पॉइंट डायपोल है तो पॉइंट डायपोल का मतलब क्या होगा सर, इसका साइज नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब अगर इसके सेंटर से कोई पॉइंट डिस्टेंस आर पे लोगे, दिख रहा है, दो ही डायमेंशन है कंपेयर करने के लिए, एक डायमेंशन चार्जेस के बीच की दूरी, और एक आपके जिन पॉइंट्स की आप एनालिसिस करना चाहते हो, जहां पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो पॉइंट डायपोल वो होते हैं जिनके लिए डिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। उनका लीनियर डायमेंशन क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल। उनका लीनियर डायमेंशन कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल। इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो अब हमारे पास जो डिस्कशन आता है नेक्स्ट, हमें ये पॉइंट डायपोल दिया गया, अब हमें पॉइंट डायपोल का पोटेंशियल निकालना है। तो ये डेरिवेशन बोर्ड में पूछा भी जाता है, इसको अच्छे से देखो, आसान सा है, जैसा एनसीईआरटी में है वैसे ही हमें कवर करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर प्लस का जितना होगा माइनस का उतना ही हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो पॉइंट आपने लिए हैं अच्छे से देखो, ये आपने एक्स और वाई एक्सिस ले ली, भाई ये तो करना पड़ेगा, ये एक्स वाई एक्सिस ली। यहाँ पे आपने क्या किया, एक डायपोल रखा, डायपोल में एक चार्ज आपके पास कैसा आ गया सर, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, एक चार्ज आपके पास यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बोलो तो कितना मान लेते हैं? डी। और ये जो चार्ज है, एक प्लस क्यू का, एक माइनस क्यू का, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं। एक बच्चे का सेंटर से आर डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट होंगे, अगर मैं इसका एंगल डिसाइड कर लूं, तो ऐसे बोलो बिल्कुल शुद्ध भाषा में, 5 मीटर पे 30 डिग्री पे एक ही पॉइंट तो होगा ना। तो जब भी आपने आर थीटा डिसाइड कर लिया होगा, तो पक्की बात है आपका पॉइंट फिक्स हो चुका है। क्लियर? और यहाँ पे बात सबको क्लियर है अच्छे से कि सर आर की वैल्यू डी से जरूरत पड़ने पे हम बड़ी ही लेके समझेंगे। हमें पोटेंशियल निकालना है किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। क्लियर? तो ये पॉइंट पी जिसका पोटेंशियल निकालना है, तो अब स्टार्ट किया जाए पॉइंट। फिर से देखो, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, देखो अच्छे से यहां से माइनस से इस पॉइंट की कुछ दूरी होगी, प्लस से कुछ दूरी होगी, प्लस से जो डिस्टेंस आ रही है उसको आपने बच्चे R1 मान लिया। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R है ना? और निगेटिव से डिस्टेंस कितनी है? R2। तीन डिस्टेंस है, सेंटर से R, प्लस से R1। देखो मैग्नीफाई करके देखता है, तीनों सेम नहीं होंगे, प्लस से R1 होगा, माइनस से R2 होगा, और सेंटर से R होगा। ठीक। तो अगर मैं पॉइंट P पे पोटेंशियल पूछूं तो आप कितना बोलोगे सर? पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है? R1। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है? R2। तो प्लस कितना पोटेंशियल देगा? K क्यूब R1। नेगेटिव कितना पोटेंशियल देगा? K क्यूब R2। और सर ये स्केलर है, वोल्ट है, सिंपल, एक का 10 वोल्ट, एक का -10 वोल्ट, तो जीरो हो जाना है, ऐड करना है, कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं लेना है। तो यहाँ से क्या हो गया? K क्यूब कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। ओके। अब बच्चे हमें यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू निकालनी थी, तो R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप अच्छे से देखो तो एक बार फिर से ड्रॉ करो। ये आपके पास डायपोल था, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर से डिस्टेंस कितना था? ये आपने R लिखा, सब प्लस से डिस्टेंस कितना है? R1। और जो एंगल था वो थीटा था, और ये दूरी अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डी है तो ये दूरी डी बाई टू।
कोसाइन रूल अगर याद हो तो कोसाइन रूल ऐसा आता था, कॉस ए की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। तो मुझे कॉस थीटा लिख के बताओगे कितना होगा? कॉस थीटा के साइड वाले जो दो साइड है, ये देखो d/2 और r1, तो वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की, बोलो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2r/d/2। क्लियर? ये ऐसे ही लिखना है। अब यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, रिलेशन क्या आ गया? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस r1 स्क्वायर इक्वल टू r/d cos थीटा। तो r1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? तो r1 स्क्वायर बताइए, r1 ही तो निकालना था ना। r1 हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस r/d cos थीटा। दिख रहा है सब? बहुत अच्छी बात। अब आप अच्छे से देखो, जब आप बोलते हो पॉइंट डायपोल है, तो ये वाली वैल्यू जब आपका r ही d से बहुत छोटा है, देखो जब r की वैल्यू d से छोटी तो r स्क्वायर तो d स्क्वायर से और भी बड़ा होगा, तो इस टर्म को हम बोल सकते हैं सर नेग्लिजिबल है, वैल्यू सिंपली r स्क्वायर माइनस r/d cos थीटा। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई पूछे r1 कितना होगा, तो आप बच्चे अच्छे से लिख सकते हो, r1 हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r/d cos थीटा और पावर 1/2। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका ये पॉइंट आया था, सेंटर से कितनी डिस्टेंस थी बच्चे? r, और ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ से कितनी डिस्टेंस थी? r2। देखो ये r था और ये r2। भाई ये एंगल अगर आपका थीटा था, तो ये जो बैक साइड में आपका एंगल आएगा 180 माइनस थीटा आ गया, और ये d/2। फिर से आप अगर लॉ लगाओगे तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस r/d, सॉरी माइनस r2 स्क्वायर डिवाइड बाय r/d। क्या यहाँ से r2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब आप ध्यान से देखो, ये r/d इधर जाएगा, पर cos 180 माइनस थीटा कितना होगा? cos 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस cos थीटा। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी प्लस r/d cos थीटा। इस हिसाब से r2 की वैल्यू d स्क्वायर बाय 4 तो जीरो मानोगे ना, पहले भी रखा था, तो r2 की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर प्लस r/d cos थीटा टू द पावर 1/2। ये क्लियर है? तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, उस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा? देखिएगा पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, बोलो KQ/R1। KQ आपने बच्चे यहाँ पे लिखा 1/R1। R1 बोलिए कितना है? R1 बोलिए कितना है? R स्क्वायर माइनस R/d cos थीटा टू द पावर 1/2। और दूसरी वैल्यू बच्चे बोलो कितने जाएगी? R स्क्वायर प्लस R/d cos थीटा टू द पावर 1/2। क्लियर? क्या यहाँ से पोटेंशियल एट पॉइंट पी के लिए अगर देखा जाए तो KQ/R आ गया, R कॉमन ले सकते हैं ना, R स्क्वायर कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा? 1 माइनस डी कॉस थीटा बाय R टू द पावर 1/2। ऐसे यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 1 प्लस डी कॉस थीटा डिवाइड बाय R टू द पावर 1/2 KQ/R। अब अगर आप इसे देखो तो इसे क्या लिख सकते हो? सिंपली 1 माइनस डी कॉस थीटा बाय R टू द पावर माइनस 1/2। 1 प्लस डी कॉस थीटा बाय R टू द पावर माइनस 1/2। सिंपल है। लेकिन एक चीज आप अच्छे से देखो, 1 के कंपैरिजन में ये जो टर्म है बहुत छोटा होगा। पहले तो d छोटा r से, d/r1 से बहुत छोटा, उसमें भी cos थीटा लगा दिया। तो आपको एक डिस्कशन याद हो बाइनोमियल का, 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता था? 1 प्लस nx आता था ना। तो पावर को आप अंदर शिफ्ट कर सकते हो, शर्त ये होती है कि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। तो हमारा यहाँ पे ये जो d cos थीटा बाय r है 1 से बहुत छोटा है। तो आप बताओगे पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी लाइक KQ/R। ओके, ये -1/2 अंदर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी कॉस थीटा बाय 2r। -1 यहाँ माइनस आएगा और फिर प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी कॉस थीटा डिवाइड बाय 2r। बस लास्ट स्टेप,
यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका रिलेशन क्या बना, बोलो बच्चे, सिंपल सा, के क्यू बाय आर टी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर। देखो इसको अगर ठीक से देखोगे तो के क्यू डी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो क्या बना, अरे वाह सर, क्यू डी साथ में आ रहा है और आप इसे के क्यू डी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर लिख दीजिए। मैंने आपको क्या बोला था कि एक टर्म ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सराउंडिंग में जो तुम पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाले हो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस पे। ठीक, तो क्या मुझे यहाँ पे पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट डिफाइन करना चाहिए? यस सर, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। मैंने लास्ट टाइम बोला था डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, वो सराउंडिंग को कैसे फिट करेगा वो शो करता है। तो डायपोल मोमेंट हमेशा ध्यान रखना, पहली बात इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्यूडी। आपका डायपोल का जो डिस्कशन है ना केवल इस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है, इस पे डिपेंड करेगा चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक, और ये डायपोल मोमेंट ध्यान रखना कैसी क्वांटिटी होती है, दिखने में स्केलर है पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सिंपली फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो सर P इक्वल टू क्यू डी। तो अगर मेरे पास बेटा डायपोल है, जैसे समझो मैं अगर डायपोल ऐसे रखता हूँ, एक प्लस क्यू यहाँ रखा, एक माइनस क्यू यहाँ रखा, मैं मान के चल रहा हूँ बेटा पॉइंट डायपोल है, तो बताओ इसका P कितना होगा। अगर खाली लिखो मैग्नीट्यूड तो P इक्वल टू क्यू डी। लेकिन अगर तुम इस बात पे आ जाओ सर डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन क्या होगी सर, इस डायरेक्शन में, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो पूरा वेक्टर फॉर्म में पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डी आई कैप। कल को मैं आपको सवाल बच्चे ऐसे दूं कि मेरे पास अगर एक डायपोल ऐसा है, इसमें माइनस इधर है और प्लस ऊपर है, माइनस यहाँ पे प्लस ऊपर, तो सर डायपोल मोमेंट अप आएगा। ये अगर क्यू, ये क्यू और ये दूरी डी, तो दूरी डी के हिसाब से डायपोल मोमेंट अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्यू डी, और अगर कोई डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो क्यू डी जे कैप। क्लियर? चलो मुझे इसका आंसर बताइए, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। मेरे पास H2O मॉलिक्यूल जैसा ना, जैसे H2O होता है ना वैसे लिया आपने। यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूल O था, यहाँ अच्छा आपने H रखा या आपने H रखा, मैं ये एंगल बच्चे थीटा मान लेता हूँ। ठीक, अगर इस पे माइनस डेल्टा के हिसाब से, इस पे प्लस डेल्टा के हिसाब से, इस पे माइनस डेल्टा के हिसाब से प्लस डेल्टा, डेल्टा को मैं चार्ज क्यू मान लेता हूँ और दोनों के बीच का डिस्टेंस ओ एच डो एच बॉन्ड लेंथ डी मान लेता हूँ। तो क्या इस पोलर मॉलिक्यूल का, क्या इस पोलर मॉलिक्यूल का, क्या इस पोलर मॉलिक्यूल का कोई डायपोल मोमेंट होगा? कैसे होगा, कैसे निकालोगे? तो बच्चे आप अच्छे से देखो, ये जो पोलर मॉलिक्यूल बना है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल आया है आपके पास इस तरीके से, ये O आया, ये माइनस क्यू है, ये H है, ये प्लस क्यू है, और डिस्टेंस अगर मैं D मानूं तो डायपोल मोमेंट याद है ना कितना होगा सर, डायपोल मोमेंट इस केस में आपका इस डायरेक्शन में आएगा और कितना होगा, क्यू डी होगा। अगर मैं फिर से दूसरे वाले पेयर की बात करूं, दूसरा पेयर देखो, माइन एक इधर भी आ रहा होगा, इस पे माइनस क्यू इस शेयरिंग का और प्लस क्यू इधर आ गया, तो एक डायपोल मोमेंट आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू इस डायरेक्शन में आएगा। सही, ये एक क्यू डी और दूसरा क्यू डी नेट मिलके डायपोल मोमेंट थीटा अगर देखा जाए तो ये थीटा बाय टू, ये थीटा बाय टू दिख रहा है। कोई बच्चे गलती से मत बोल देना क्यू डी और क्यू डी टू क्यू डी हो गया ना, डायपोल मोमेंट नेट ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में आएगा। सो इस डायरेक्शन में कैसे आ जाएगा भाई, देखो एक क्यू डी कॉस थीटा बाय टू इधर आएगा, एक दूसरा क्यू डी कॉस थीटा बाय टू इधर आएगा, और इधर देखो तो जो क्यू डी साइन थीटा बाय टू होगा वो आपका कैंसिल आउट होगा। तो इधर आपका एक क्यू डी साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो गया,
तो नेट डायपोल मोमेंट बच्चे बोलो कितना बना, तो 2qd cos ऑफ थीटा बाय 2। क्या ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मिली? अब देखो ना फिर से, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? सर चार्जेस, कितना अच्छा पोलराइजेशन है, कितना डिस्टेंस है, और नो डाउट जो बॉन्ड्स आपने बनाए उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या है। वाटर का मॉलिक्यूल पोलर डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, आपको पार्शियल चार्ज पता होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए, और एंगल तो सबको याद ही होगा ना, अप्रोक्सीमेटली 104.5 या 104 डिग्री आता है। क्लियर? सर डायपोल मोमेंट समझ में आया क्या हुआ? तो डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, फिर से बोलो। सर डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, और पी की वैल्यू क्यू डी। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और दूं यहाँ पे, मुझे बताना, अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो, ये प्लस क्यू हो, इसके सामने एक प्लस क्यू है, इसके सामने यहाँ पे एक माइनस क्यू है, एक यहाँ पे माइनस क्यू है, ये सारे चार्जेस जो आपने लिए बच्चे, वो कितने डिस्टेंस पे ले लिए? स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए थे। ठीक है? तो इस सिस्टम का समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये दो नेगेटिव चार्ज मिला के अगर पूछूं तो सिस्टम का टोटल या नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? या? सर आप तो 2 का बता रहे थे, 2 से 4 पे कैसे चले गए? भाई देखो, तुम्हें वेक्टर के एक फीलिंग लेनी पड़ेगी, वेक्टर कैसे बनेंगे, तो इसमें 2 अप्रोच आती है बेटा। एक बात पक्की कि सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट फिक्स होगा, देखा जाए। एक आपने प्लस क्यू लिया, एक माइनस क्यू लिया, एक प्लस क्यू लिया, एक माइनस क्यू लिया, तो श्योर है डायपोल मोमेंट बताओ किधर से किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। सर हम ये वाला पेयर नहीं बनाएंगे। भाई देखो, एक मॉलिक्यूल एक ही के साथ तो पेयर आएगा, बॉन्डिंग इसके साथ थोड़ी ना बनी है, ये तो केमिस्ट्री सा है ना पॉइंट। इसने बॉन्डिंग बनाई है इसके साथ, इसने बॉन्डिंग बनाई है इसके साथ, तो इस सिस्टम का नेट डायपोलमेंट कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर सिस्टम का नेट डायपोलमेंट होगा, बोलो, एक का क्यू ए, दूसरे का क्यू ए, और दोनों क्यू ए किस डायरेक्शन में? जे कैप। तो आंसर हो गया 2 QA जे कैप। क्लियर? कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इस बात पे मुझसे बहस करें, सर हो सकता है ये सिस्टम ऐसा बनाओ कि बॉन्डिंग प्लस क्यू माइनस क्यू इधर हो। अगर मैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू लेता हूं, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू लेता हूं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि डायपोल मोमेंट किधर बनने वाला है? से एक माइनस से प्लस की तरफ आ गया, और एक माइनस से प्लस इधर आ गया। बोलो अब डायपोल मोमेंट कितना होगा? सर ये क्यू होगा, डिस्टेंस अगर पहले ए थी, तो इस वाले पेयर में दिख रहा है, ये पेयर में डायपोल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस a√2 हो जाएगी, और वैल्यू आ जाएगी QA√2। ऐसे दूसरे का आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा QA√2। तो बताओ कि नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? तो भाई सिंपल से, ये जो QA√2 होंगे, क्या आपको लगता है इनका वर्टिकल से एंगल बाय सिमेट्री 45 आएगा? तो जो एडिशन होगा वो किसका होगा? बोलो वैल्यू बोलो, 2QA√2 cos 45, और cos 45 तो भाई सबको नींद में भी उठा के पूछे तो वही आंसर आएगा। तो भाई नेट डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है? 2QA जे कैप। क्लियर? तो जरूरी नहीं बेटा आपको 2 पोल्स के लिए डायपोल मोमेंट पूछा है, सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट पूछा जा सकता है। सिंपल, वो पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर इतना आपने ज्ञान दिया, अच्छी बात है, पर इसका हमारे पोटेंशियल में क्या है? बहुत बढ़िया डिस्कशन आने वाला है। देखो अच्छा, हम अपने पोटेंशियल वाले पॉइंट पे वापस चले, तो पोटेंशियल आया था के पी कॉस थीटा। देखो अच्छे से, हमने यहाँ तक, अच्छा तब तक पी हमने पढ़ा ही नहीं था ना। हमारा आंसर आया था के क्यू डी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या आंसर आया था? के क्यू डी। तो भाई क्षमा, यहाँ पे हम पी नहीं लिख सकते थे पहले, अब पी की जगह को पूछे तो क्या आ गया? तो पी की क्यू डी की जगह पहले एक बार क्यू डी लिख तो दो, है ना, लिख दिया। क्यू डी की जगह क्या लिख सकते हो? पी। तो सिस्टम की पोलैरिटी डिसाइड करेगी पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल के पी डॉट कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर लिखा, तो मन में कुछ तो बात आई, सर ये डायपोल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? सर स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और स्केलर में क्या रिलेशन होता है? तो सबको पता है बेटा, अगर मैं चाहूं थोड़ी सी चालाकी लाओ, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा के पी आर कॉस थीटा। दिख रहा है?
और नीचे आर क्यूब। सर ये क्या लिख दिया आपने भाई, देखो तो अच्छे ध्यान से, ये जो पी आर कॉस थीटा है क्या ये ए बी कॉस थीटा नहीं है? तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से रिलेट करो तो क्या इसको मैं के पी डॉट आर लिख सकता हूँ? सर हम एग्री करते हैं पोटेंशियल में, सॉरी पी जो है आपका डायपोल मोमेंट है, ये आर क्या है? टेक्निकली आर देखने के तुम्हारा नजरिया है, अगर तुम चाहो तो आर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, है ना? तुम अगर आर बोलोगे तो डिस्टेंस दिखेगा, और आर बोलोगे तो पोजीशन वेक्टर दिखेगा। क्लियर? तो अगर बच्चे मैं चाहूं तो उसी फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन करूं, करेक्शन यह आया के पी डॉट आर लिख दो, सिंपल पी डॉट आर डायपोल मोमेंट और आर का डॉट प्रोडक्ट। बेटा ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं बच्चे, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा। यहाँ बच्चे आपने एक डायपोल लिया, पॉइंट डायपोल की बातें होंगी, देखो सारी जो फॉर्मूले आए तो पॉइंट डायपोल के लिए आए, ये बिग डायपोल्स के लिए नहीं है। मान लेते हैं आपने एक डायपोल ऐसे रखा हुआ था यहाँ पर, इस डायपोल से अगर पूछो बेटा मैं यहाँ पर एक एंगल लिया 60 डिग्री और आर डिस्टेंस से पूछो पोटेंशियल कितना होगा, ये वैल्यू पी है। तो आप सिंपल से बच्चे समझो कैसे निकालोगे, तो आप आंसर बोलोगे सर पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा है बोलो, पोटेंशियल बोलो क्या बनेगा, के डिवाइड बाय डिस्टेंस क्यूब इनटू पी डॉट आर। पी आप अच्छे से देखो तो कितना हुआ, पी आई कैप, और जब बच्चे आप डॉट लिखोगे तो आर कितने एंगल पे 60, क्या आप इसका कंपोनेंट कर सकते हो? तो एक कंपोनेंट आ जाएगा आर बाय 2 आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा आर साइन 60 आर रूट 3 बाय 2 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट लो तो सही, आई डॉट जे कितना हो जाएगा, आई डॉट जे की वैल्यू 0। तो पक्की बात है इस पॉइंट पे डायपोल देने की कैपेबिलिटी पी कॉस 60 के पास है, पी कॉस 60 यहाँ पोटेंशियल देगा। तो भाई सिंपल आंसर बताओ क्या बनेगा, के पी आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 के पी आर डिवाइड बाय 2 आर क्यूब, एंड आंसर विल बी के पी बाय 2 आर स्क्वायर। क्लियर? तो आगे से कभी भी स्पेस में पूछा जाए पॉइंट डायपोल का पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर विल बी, ये था जरूर ऐसा, और इसे लिखोगे के पी डॉट आर डिवाइड बाय आर क्यूब। क्लियर? एक और बढ़िया चीज, मुझे एक बात बताओगे, अगर तुम्हारा डायपोल ऐसे है, ये देखो, अगर मैं डायपोल आपका अलोंग एक्स एक्सिस रखूं, बताना डायपोल अगर इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू ऐसे रखूं, तो क्या मुझे बताओगे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट्स होंगे, वहां पोटेंशियल कितना होगा? सब वहां तो देखो सीधी सी कहानी है, माइनस होगा प्लस, जितना दूरी माइनस है उतनी दूरी प्लस से, और ऊपर जाओगे तो भी माइनस और प्लस की दूरी बराबर, और ऊपर जाओगे तो माइनस और प्लस की दूरी बराबर। माइनस प्लस के बराबर होने का मतलब बेटा ये वो सरफेस होगी जिसका पोटेंशियल क्या होगा आपका 0, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और होनी भी क्यों नहीं चाहिए, तुम अगर ध्यान से देखो तो तुमने लाइन इसकी याद है, लाइंस बनाते थे, लाइंस प्लस से किधर आएंगे बच्चे आपके माइनस की तरफ, और देखो ध्यान से प्लस से माइनस की तरफ लाइन तुम कैसी भी बनाओ, क्या आपको लगता है बेटा ये फील्ड लाइंस आपका जो बीच में v इक्वल 0 वाला प्लेन है उससे 90 डिग्री पर है? यस सर। तो ये सरफेस अगर पूछे तो कैसे हो जाएगी सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, और इस बार तो बढ़िया 0 ही आ गया। क्लियर? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर है क्या होता है? तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे के पी डॉट आर डिवाइड बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ओके। चलिए अच्छे से देखो, यहाँ पे एक बार फिर से आप क्या करिए, एक्सिस बना दीजिए, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस। क्लियर? ये एक्स ये वाई, और आपको डायपोल कहाँ रखना है, ओरिजिन पे पॉइंट डायपोल आपने ऐसे रख दिया। क्लियर? आप चाहो तो सिंपली इसे P इक्वल टू क्यू डी लिख के भी छोड़ सकते थे, और जो पॉइंट्स आपको लेने हैं वो आपने पूरी दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो डायपोल के एक्सिस पे होंगे, डायपोल के एक्सिस बच्चे ये है,
ये सारे पॉइंट डायपोल की एक्सिस पे आ रहे हैं, है ना, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, पर है तो एक्सिस पे। और कुछ पॉइंट आपके पास ऐसे होंगे जो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे बेटे जो एक्सिस से 90 डिग्री पर आ रहे होंगे। क्लियर? तो पोटेंशियल निकाला जाए क्या होगा, भले आपको ये ऐसा दिखता हो पर ये है तो सिंपली प्लस क्यू और माइनस क्यू का ही ना। मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर मान लूं और मुझे पॉइंट ए पे पूछा जाए, तो जो पॉइंट ए बच्चे आपने लिया है उसकी सेंटर से डिस्टेंस में आर मान लो। तुम इसको थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा फिर ये जो था ए डिस्टेंस d/2 थी, और प्लस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल है, अगर मैं पूछूं प्लस और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो प्लस क्यू की पॉइंट ए से डिस्टेंस बोलो कितनी हो जाएगी, आर में से d/2 खत्म, तो आर माइनस d/2। और सिमिलरली माइनस क्यू से पूछूं तो माइनस क्यू जो यहाँ पे बैठा होगा उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस d/2। तो एक चार्ज से आप थोड़ा दूर और एक चार्ज से थोड़ा पास बैठे हैं, तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ए लिखोगे तो पॉजिटिव चार्ज की कुछ फील्ड होगी और कुछ निगेटिव चार्ज की फील्ड होगी। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कितनी होगी, तो लिखोगे के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस d/2 का होल स्क्वायर। भाई के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते थे, उसमें से आर माइनस d/2 लिख दिया, फिर इसकी फील्ड जो प्लस की होगी बच्चे वो अवे होगी, और जो माइनस की फील्ड होगी वो कैसे होगी, टुवर्ड्स होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड किसकी होगी सर, प्लस की, क्योंकि पास है। नेगेटिव की फील्ड कितनी होगी, के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस d/2 होल स्क्वायर। तो नेगेटिव से डिस्टेंस कितनी है बच्चे, नेगेटिव से डिस्टेंस आर प्लस d/2, और पॉजिटिव से डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस d/2। तो रिलेशन आ गया के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस d/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस d/2 होल स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो अब अगर बच्चे मैं इसमें से के क्यू कॉमन ले लूं, ठीक, सर आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं, अभी मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, मुझे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये एक्सियल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बस एक्सिस छोड़ के नहीं जाना है। एक्सिस पे आर दूरी पे हो सकता है, 2r पे हो सकता है, 3r पे। तो के क्यूब आर स्क्वायर कॉमन, आपके पास रिलेशन ब्रैकेट में क्या आया, 1 माइनस d/2r टू द पावर 2, और ये वैल्यू आ गई बच्चे, ये तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एक लाइन में खत्म हो जाता है। के क्यूब आर स्क्वायर दिख रहा है? अब आप सबको पता है मैं 1/x² को क्या लिख सकता हूँ, x⁻², तो वैसे मैं लिखूंगा 1 माइनस d/2r टू द पावर कितना हो गया, -2, 1 प्लस d/2r टू द पावर -2। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, पर आप अच्छे से देखो ना बच्चे, d की वैल्यू r से बहुत छोटी है, d/r बहुत छोटा होगा 1 से, तो d/2r 1 से और भी छोटा हो जाएगा, तो क्या हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसे, तो के क्यूब आर स्क्वायर में -2 अंदर ट्रांसफर करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस d/r -1, वो जब अंदर ट्रांसफर करोगे तो -d/r दिख रहा है। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 1 कैंसिल, बड़ा प्यारा आंसर है। देखो पीछा तो छूट ही नहीं रहा है, क्यूडी जहां आ रहे हैं वहां साथ ही आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे पूछूं तो कितनी होगी, तो क्यू डी, आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, सर मॉलिक्यूल की जो आपने पढ़ा था उसकी पोलैरिटी है, उसकी पोलैरिटी है, तो वो सराउंडिंग में कितनी फील्ड देगा वो डिपेंड करेगा क्यू डी पे, दोनों के क्लब पे। तो क्या मैं इसको यहाँ पे सिंपली 2kp/r³ लिख दूं। तो एक नई चीज देखने में आई, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब है। और आपके सराउंडिंग में मैंने पहले ही बोल रखा है, पोलैरिटी जो आती है वो डायपोल मोमेंट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगी और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ओके, तो मैं पूछूं सिंपल सा, क्या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी बच्चे वो राइट में आएगी, तो किस डायरेक्शन में, सर ये डायरेक्शन तो डायपोल मोमेंट की होती है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आगे से आप चाहो तो 2kp/r³ को ऐसे लिख दो,
तो एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड में 2 kp बाय r क्यूब होगी और एक्सेस में 2 kp r क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब। जैसे दूरी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ये एक्सेल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चे। अब अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसवर्स पॉइंट पे बताइए, तो ट्रांसवर्स पॉइंट की फिजिक्स देखो क्या होगी। ट्रांसवर्स पॉइंट आप देखो तो सही है आपके पास, ये ब्लू लाइंस इस तरीके से आ गई, ये प्लस एक्स है, ये वाई आ गया और यहाँ बच्चे आपने फिर से अच्छे से माइनस क्यू प्लस क्यू रहती है, ये दिखता है। अब मुझसे कोई कैसे यहाँ पोटेंशियल बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। इस पॉइंट पे नेगेटिव की फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स, और पॉजिटिव की फील्ड कैसी होगी, अवे। ये जो पॉइंट तुमने चूज किया क्या दोनों से बराबर दूरी पे होगा, हाँ सर। इस दूरी को बच्चे अगर मैं पूछूं तो ये r था, ये d/2 था, और इस दूरी को आप देखें आंसर क्या आएगा बच्चे, अच्छे से देखो। प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जोड़ोगे तो ये एंगल थीटा लिखिए, दिख रहा है, थीटा थीटा ऐड होता है। अगर ये ई है और ये ई है तो श्योर है मेरे 2e cos थीटा, e cos थीटा, e cos थीटा क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, और e sin थीटा और e sin थीटा जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बताएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी लाइक 2e cos थीटा। क्लियर। अब e कैसे निकालोगे, तो अगर ये डिस्टेंस आपने d/2 लिखी थी, ये r था, तो इसको मैं x लिख दूं एक बार को, तो नेट हो जाएगी 2k/x²। cos थीटा की वैल्यू बच्चे अच्छे से देखो तो क्या हो जाएगी, cos थीटा जाएगा d/2 डिवाइड बाय x। अरे ये तो साथ ही नहीं छूट रहा है, हर जगह QD तो साथ ही आ रहे हैं ना, ये k QD डिवाइड बाय x क्यूब आ गया। सबको पता है QD को क्या लिख सकते हो, P, और x कितना होगा, तो भाई देखो अगर d/2 बहुत छोटा, देखो ना d/2 बहुत छोटा है, तो x और r क्या हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। तो x जहां पे आ रहा था वहां पे आपने क्या लिख दिया, r क्यूब। तो बताओगे जो ट्रांसवर्स पॉइंट होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सर kp/r क्यूब। सर वैल्यू नहीं डायरेक्शन बताइए, तो ध्यान से देखो डायपोल मोमेंट किधर है, राइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, तो ट्रांसवर्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, -kp/r क्यूब। तो याद रखोगे एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एक्सेल बोलो कितना होगा, तो 2kp/r क्यूब। ट्रांसवर्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो प्रॉपर आंसर लिखोगे -kp/r क्यूब। क्लियर। तो एक्सेल और ट्रांस की फील्ड बेटा अलग अलग आती है, फॉर्मूला भी रेडी। क्लियर। तो एक बार रिवाइज कर ले बच्चे यहाँ पर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, kp.r डिवाइड बाय r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2kp/r क्यूब एंड -kp/r क्यूब। एक बढ़िया सा सवाल है बच्चे, देखो बहुत बढ़िया डिस्कशन, अच्छे से देखो। यहाँ बच्चे आपने एक, सॉरी ब्लू लाइन से लीजिए, इस पर आप डायपोल शो तो कर पाए। ये आपने y एक्सिस लिया, दिख रहा है, ये आपने x एक्सिस लिया, ठीक दिख रहा है। यहाँ पे ओरिजिन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, इसको बोला a। ऐसे यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया b। क्लियर। अब मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ पे एक पर्पल वेक्टर रख दूं, भाई ये फ्रीडम है मेरे पास कलर चूज करने की, तो क्या ए पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर अलोंग एक्सिस, और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। क्लियर। देखिए सर मैंने यहाँ पे एक डायपोल और बनाया, डायपोल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है, वो बना दिया p√3 का। तो p√3 के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, पॉइंट बी पे होगी, किधर होगी, तो पक्की बात है बेटा आपके अलोंग एक्सिस फील्ड आएगी, और इस पॉइंट पे अपोजिट टू द। क्लियर। तो क्या बच्चे आप मुझे यहाँ पर पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे कितनी आएगी, चलो वो सब छोड़ो, चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बताओगे। ए पॉइंट पर किसकी फील्ड होगी, ए पॉइंट पे सर ये पी वाले की पर्पल फील्ड,
ए पॉइंट पी की एक्सिस पे आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर मैं इसको पर्पल से ही शो कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2kp/r³ आई कैप। क्लियर, डाउट तो नहीं? लेकिन इसी पॉइंट पे क्या बी की फील्ड भी होगी? सब बी आपका बच्चे एक यहाँ पे, आपने यहाँ पे ओरिजिन पे डायपोल रखा हुआ था, p√3 की फील्ड पॉइंट ए पे, बताओ फिर से, पॉइंट ए पे क्या p√3 की कुछ फील्ड होगी? पॉइंट ए जो है p√3 के लिए ट्रांसवर्स पे, ट्रांसवर्स पे फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, तो क्या इस पॉइंट पे कुछ ग्रीन फील्ड आएगी? यस सर। ठीक है, ग्रीन फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो, kp√3/r³ माइनस j कैप। ओके, तो आपका ये डिस्कशन पक्का। तो P की फील्ड कितनी होगी, 2kp/r³, दिख रहा है? P की फील्ड कितनी होगी, 2kp/r³, p√3 कितनी होगी, kp/√3r³ माइनस j कैप। क्या बच्चे मुझे बताओगे यहाँ पे, अगर मैं तुझसे पूछूं पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अच्छे बच्चे सब आंसर दोगे अच्छे से, बताओ पॉइंट बी पे फील्ड कितनी आएगी? पॉइंट बी जो है पी के लिए ट्रांसवर्स पे, पॉइंट बी के लिए कैसा है, ट्रांसवर्स पे परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो पॉइंट बी पे पर्पल की फील्ड कितनी होगी बेटा, kp/r³, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे इसी पॉइंट पे ग्रीन की फील्ड किधर होगी, तो ये इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा kp√3/r³ प्लस j। क्लियर? तो ए पे कितनी फील्ड होंगी, पर्पल और ग्रीन, बी पे कितनी फील्ड होंगी, पर्पल और ग्रीन। एक पी ए पे फील्ड दे रहा होगा पर्पल, देखो ध्यान से, पी जो होगा यहाँ फील्ड देगा अलोंग डायपोल मोमेंट और यहाँ पे अपोजिट, वैसे p√3 यहाँ पे कैसा देगा, अलोंग डायपोल मोमेंट और यहाँ पे अपोजिट। ये क्लियर है? अगर मैं तुझसे एक छोटा सा पॉइंट और पूछूं, इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो आप बोल दोगे नेट डायपोल मोमेंट लाइक pi कैप प्लस p√3j कैप। भाई देखो ना, पर्पल वाले का क्या होगा, सब पर्पल वाले का pi कैप और उससे परपेंडिकुलर वाले का p√3j कैप। ये क्लियर है डिस्कशन? देखो, ट्रांसफर्स का लास्ट पार्ट बेटा जो था कहाँ पे आया, या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ध्यान से देखो, अच्छे से मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। प्लस की फील्ड कैसी होगी, अवे, कितनी होगी, k³ x²। माइनस की फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स। ये जो दो वेक्टर आएंगे बच्चे, उनका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, क्योंकि उनके कॉस कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और y वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो जाएगी, 2e cos थीटा। E कितना होगा, चार्ज से पॉइंट की दूरी k³x², और cos थीटा तो बेटा साफ साफ दिख ही रहा है कितना हो जाएगा, बेस्ड बाय x, बट टोटल हो गया और आंसर k³/x³। और बच्चे जो लास्ट पार्ट है वो मैंने क्या लिखा, तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते थे, देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, इसको बड़ा करके देखो। ये जो तुमने x लिखा था, x की वैल्यू क्या थी, x² = r²/4 आएगा, x इसके इक्वल हो जाएगा r। वो तो आता है, एनसीईआरटी ने सीधे जनरल पॉइंट ही लिख दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं लिख देंगे, हम लोग तो बेसिक से चलेंगे। आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पर देखो, पहली बात तो आप यहाँ डायपोल रख दीजिए सेंटर पे, दिख रहा है ये डायपोल पी का था, और आपने जो पॉइंट लिया वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे बच्चे, थीटा एंगल पे। तो ये वो पॉइंट है बेटा जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट का नाम है कुछ रख देता हूँ, मान लेता हूँ m रख देता हूँ, ठीक, मैं अपने नाम से m रख दिया। अब कोई वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m कैसे निकाला जाए ये पूछा गया। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो मन में दो डाउट्स हैं। पहली बात तो बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट m निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और अगर मैग्नीट्यूड पक्का पता है तो भाई डायरेक्शन क्या होगा, ये आपके पास पॉइंट आते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? तो भाई कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो एक बात समझो, ये जो तुमने पॉइंट लिया है, मेरी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो तुमने पॉइंट चूज किया है वो ना पी के लिए ना एक्सियल है
धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना ये पॉइंट उसके एक्सेल भाई नीचे आ जाता, यहाँ पे आ जाता तो एक्सेल बन जाता, यहाँ पहुंच जाता ट्रांसफर। थीटा 0 डिग्री रखोगे तो क्या बन जाएगा एक्सेल, थीटा 90 डिग्री रखोगे तो क्या बन जाएगा ट्रांसफर, तो है ही नहीं। ये वो दिन है बेटा जिसके लिए हमने 11th क्लास में मोमेंट कंपोनेंट पढ़े थे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो P का एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन आ जाएगा, देखो जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो अलोंग द लाइन कंपोनेंट कितना हो जाएगा P cos थीटा और ये R, और उससे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलो P sin थीटा और R। तो क्या P cos थीटा की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यस सर। P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोल दोगे सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, याद आया। और P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी सर, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, किधर, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, तो कितनी आ जाएगी kp sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। तो ये फील्ड कौन सी बच्चे बताओ, ये फील्ड कौन सी, तो आप बोलोगे सर ये फील्ड हुई आपकी सर रेडियल वाली, ये फील्ड को क्या बोलोगे प्यार से, रेडियल। और ये जो फील्ड आपने दूसरी बनाई बेटा ये कैसी हो गई, तो दूसरी फील्ड जो आपके पास है ये कैसी हो गई सर, ये टेंजेंशियल फील्ड आ गई, क्लियर। तो रेडियल टेंजेंशियल के हिसाब से अगर मैं इनको हेड टू टेल एडिशन फॉलो कर रहा हूं तो क्या ये मेरी नेट फील्ड आ गई। तो एग्जाम में आपसे नेट फील्ड पूछी जाती क्या होगी, तो सबको पता है बेटा रेडियल और टेंजेंशियल एक दूसरे से कितने एंगल पर, 90 डिग्री पे। तो बच्चे बताओ नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड एट द पॉइंट विल बी लाइक रेडियल ई आर स्क्वायर प्लस ई टेंजेंशियल स्क्वायर, क्लियर। अब जरा बताओ ई रेडियल कितना आया था, ऊपर देखो रेडियल डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2kp cos थीटा, तो इसे लिखोगे 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे अगला देखेंगे तो क्या आ जाएगा kp sin थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी kp sin थीटा, तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है ना, तो सिंपल er स्क्वायर प्लस et स्क्वायर तो आएगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी kp sin थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। सो कॉमन क्या आएगा बेटा, सिंपल जो बड़े बड़े टर्म है बाहर निकाल लीजिए kp बाय r क्यूब, और ब्रैकेट में क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सबको क्लियर है, kp बाय r क्यूब आया अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के साथ 1 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे याद रखेंगे कितनी होती है kp बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो बड़ा अच्छा आंसर है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मीनिंग क्लियर है ना, सोचो 0 का मतलब ये पॉइंट भाग के यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लोगे तो कौन से पॉइंट आएंगे, एक्सेल पॉइंट आएंगे। तो जरा देखो आंसर क्या बनेगा के पी बाय आर क्यूब और कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 कितना हो 1, तो 3 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। अच्छा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स वाली आएगी, जरा रख के देखो के पी बाय आर क्यूब cos स्क्वायर 90, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 आ गया, एंड आंसर विल बी लाइक के पी बाय आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड याद रखेंगे, जनरल पॉइंट पे कितना आएगा, सिंपल के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, अब आप एक चीज अच्छे से देखो, कॉम्पोनेंट लेके सॉल्व तो किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाई है क्या इसका एक्स एक्सिस से कुछ एंगल होगा, तो एक एंगल बच्चे देखो थीटा था दिखा, और इस एंगल को लिख दो बीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा बीटा, और एक मिनट आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो, ये बीटा आराम से, ये थीटा आ गया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, सॉरी ये तो आपके पास थीटा ही था, ये उससे भी कितना एंगल आ गया बेटा अल्फा। तो टोटल एंगल अगर कोई पूछे जाए तो बेटा कितना होगा, एक थीटा आ गया तो उससे भी एंगल आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस का एंगल कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। लेकिन सर अल्फा तो नहीं पता ना, इस डायग्राम को ठीक से देखो, tan अल्फा किसके इक्वल होगा,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस tan अल्फा। परपेंडिकुलर में ये डायरेक्शन किसकी, ये क्या है ET, ये क्या है ER, tan अल्फा कितना हो जाएगा ET बाय ER। tan अल्फा को शांति से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ET बाय ER। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस से एंगल कितना आएगा, बोलो डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलो क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सर, ऑलरेडी थीटा था, थीटा से कितना आ गया अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स ET बाय ER। देखो कितना होगा tan इनवर्स ET बाय ER, मानते हो ना इस बात को, tan अल्फा ET बाय ER है तो अल्फा कितना होगा tan इनवर्स ET बाय ER। और देखो एक बहुत बढ़िया चीज आई, tan इनवर्स ET कितना होगा KP बाय R क्यूब, ET कितना होगा बच्चे देखो ट्रांसवर्स में KP sin थीटा बाय R क्यूब, और रेडियल कितना होगा 2KP बाय, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका tan थीटा बाय 2 ही तो बचेगा ना, तो अंदर वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। कोई बच्चा गलती से tan इनवर्स कैंसिल मत कर देना, ये tan थीटा का भी हाफ है, पर आंसर ये होगा कि एक मॉलिक्यूल पोलर है, उसकी पोलैरिटी है, पोलैरिटी किससे डिसाइड होगी P, जितना P ज्यादा होगा उतने सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप करेगा। तो P की वैल्यू क्या होती है, QD डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KP डॉट R डिवाइड बाय R क्यूब। P की वैल्यू क्या होती है बेटा फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, क्वेश्चन आपको मैंने कराया, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है 2kp बाय r क्यूब, ट्रांसवर्स पॉइंट पे कितनी होती है -kp बाय r क्यूब, जनरल पॉइंट पे कितनी होती है kp बाय r क्यूब ब्रैकेट में अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जनरल पॉइंट का एंगल कितना होता है थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। क्लियर। तो ये हमने डायपोल का एक इफेक्ट देखा कि डायपोल अगर यहाँ है ना, ये डायपोल है बच्चे, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। ये फील्ड कैसी होगी वही बेटा हम लोग ट्राई कर रहे थे दिन से पढ़ने का। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपने कुछ तो फील्ड ली होगी, ये आपने डायपोल रखा, डायपोल के किसी जनरल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल निकाल सकते हो आर थीटा पे बच्चे आप, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर उसके फील्ड लिया था, बाहर तो देखो फील्ड होती नहीं है, जहाँ बाउंड्री का था वहां फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और वहां से पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट पोटेंशियल में जब वेरिएशन खत्म हो गया तो इन्फिनिटी के हिसाब से आप उसको भी जीरो ही मान लीजिए। क्या आर थीटा पे पोटेंशियल लिखना आता है, हाँ सर आता है, KP डॉट R डिवाइड बाय R क्यूब। क्या आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है, हाँ सर आता है, KP बाय R क्यूब ब्रैकेट में अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर। अब अगला डिस्कशन आता है बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल कैसे आता है, देखिए कैसा बिहेवियर होता है। 2 मिनट की बात है, देखो तुम क्या करो, एक फील्ड लाइन बेटा आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब बहुत हल्के हाथ से ड्रॉ करिए, लाइंस के बीच का स्पेस चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे आ गया, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहीं पर भी होगे, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब फिक्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब बच्चे बात आई, यहाँ मैं एक डायपोल रखूं, डायपोल आपको पता है इट इज अ पेयर ऑफ प्लस एंड माइनस, ये आपने यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे लिख दिया, डी आ गया। सबको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा एक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर दिख रहा है किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये पी आ गया, ये ई आ गया। अब अगर बच्चे में ये एंगल थीटा मान लूं तो याद है क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होते ही सर ये जो प्लस चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा, सर आपने सिखाया था पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता था QE, और नेगेटिव चार्ज पे प्लस पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव होगा उस पर उल्टा फोर्स लगेगा, देखो ना किधर लगेगा, सही इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सही नेगेटिव वाला फोर्स, अरे सेम ही होगा। इसका मतलब अगर मैं डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो पेयर बनेगा फोर्स का, और बच्चे नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म, पूरा ध्यान से रखना, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिंपल, एक पे QE राइट में आएगा, दूसरे पे QE लेफ्ट में आएगा, तो आंसर 0।
इसका डायपोल कभी भाग नहीं पाएंगे, उनका एक्सेलरेशन क्या जीरो, उनका एक तरीके से ये एक्सिस क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब वो अगर भाग नहीं सकते तो क्या घूम सकते हैं? हाँ सर, घूमने की प्रोबेबिलिटी तो लग रही है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फोर्स कपल, याद आ रहा है? 11th का कॉन्सेप्ट था फोर्स कपल, क्या होता था? पेयर ऑफ एफ एंड माइनस एफ। तो आज के लिए बच्चे मैं इतना ही रखता हूँ, बात को नहीं खत्म कर पा रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं पुल करते हैं। कल हम लोग डायपोल को फिनिश करेंगे, चैप्टर हमारा जो कंप्लीट होगा। हमने डायपोल पढ़ लिया, डायपोल का पोटेंशियल पढ़ लिया, स्फीयर का पोटेंशियल पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में जाना है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कैपेसिटेंस। ठीक है?